हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आदिक्षम कॉमर्स एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th की वेस्ट बंगाल बोर्ड की फर्स्ट चैप्टर फलन की अवधारणाएं शुरू करने जा रहे हैं। ये हम लोगों का सेकेंड वीडियो है। हमारे इस वीडियो को देखने से पहले हमारा फर्स्ट वीडियो जो बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स है उसको देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक हम लोगों को इकोनॉमिक्स क्या है ये समझ में नहीं आएगा तो हमारे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चैप्टर्स को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ये आशा करती हूँ कि अभी जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनका बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्लियर हो चुकी होगी। तो आइए इसी के साथ हम लोग आज के अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं फलन की अवधारणाएं, जो हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है फलन की अवधारणाएं, जिसे इंग्लिश में कॉन्सेप्ट्स ऑफ फंक्शंस कहते हैं। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कितने मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, मतलब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले ये समझ लेते हैं कि जो हम लोग ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर से आपके एग्ज़ाम में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। ये जो चैप्टर है फलन की अवधारणाएं, इस चैप्टर से आपके एग्ज़ाम में एक भी मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आने वाला है। हाँ, ये जो चैप्टर है इस चैप्टर से हम लोग के एग्ज़ाम में, मतलब जो आप लोग का बोर्ड का एग्ज़ाम होगा उसमें 1 नंबर का, मतलब 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो अब आप लोग ये बोलेंगे कि अगर इस चैप्टर से 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन नहीं बनने, मतलब कोई मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही नहीं, तो हम लोगों को ये चैप्टर पढ़ाया ही क्यों जा रहा है, हम लोग पढ़ ही क्यों रहे हैं, और इस बुक में इस चैप्टर को दिया ही क्यों गया है। इस बुक में चैप्टर तो दिया गया है लेकिन वो स्टार्टिंग में ही क्यों दिया गया है। मतलब अगर कोई मार्क्स का क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है तो एक्चुअली में हम लोग को ये चैप्टर पढ़ाया ही क्यों जा रहा है। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस क्या है और इस चैप्टर को पढ़ने की हम लोग को क्यों ज़रूरत है, और इस चैप्टर का हम लोग के एग्ज़ाम में क्या रोल है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि हम लोग का फर्स्ट चैप्टर फलन की अवधारणाएं, जिसे इंग्लिश में कॉन्सेप्ट्स ऑफ फंक्शन कहते हैं। ये जो फलन है इसका मतलब क्या होता है, मतलब जो चैप्टर है हम लोग का फलन की अवधारणाएं, उसका जो फर्स्ट वर्ड है फलन, इसका मतलब क्या होता है। फलन का मतलब होता है कोई एक सामान है, उस सामान का मार्केट में प्राइस कितना है, उस सामान का मार्केट में डिमांड कितना है। डिमांड क्या होती है मैं ये अपने फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ। मैं चाहूँगी कि एक बार उस वीडियो को देख ले पहले, उसके बाद इस वीडियो को देखें, तब आप लोग को और क्लियर हो जाएगी। तो क्या पढ़ रहे थे, फंक्शन, फलन। फलन क्या है, फलन सपोज़ कोई एक सामान है, उसका मार्केट में प्राइस कितना है, उस सामान का मार्केट में डिमांड कितना है, उस सामान का मार्केट में अवेलेबिलिटी कितनी है, ये सब चीज़ जो चेक करते हैं, मतलब इन सब चीज़ों के बीच एक रिलेशन को बताता है। मतलब फलन क्या है, फलन जो सामान है, सामान के प्राइस, सामान का डिमांड, सामान का मार्केट में अवेलेबिलिटी आदि के बीच एक विशिष्ट रिलेशन, मतलब एक संबंध को बताता है। ठीक है, मतलब सपोज़ एक सामान है, जैसे समझ लीजिए नमक है, नमक का प्राइस कितना है, नमक का डिमांड कितना है, नमक का मार्केट में अवेलेबिलिटी कितना है, इन सब चीज़ों के बीच जो रिलेशन बताता है वो फलन का काम करता है। जैसे कोई एक वस्तु है सपोज़, ठीक है,
कोई एक सामान है, उसका प्राइस बढ़ते जा रहा है। क्या हो रहा है? उसका प्राइस बढ़ते जा रहा है, लेकिन उसका डिमांड क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो अगर कोई सामान, उसका अगर प्राइस बढ़ रहा है और उसका अगर डिमांड कम हो जा रहा है, तो इन दोनों के बीच जो रिलेशन होता है, उस रिलेशन बताने का काम ही फलन कहलाता है। क्लियर? मैं एक बार फिर से बता दे रही हूँ। जैसे सपोज़ कोई एक सामान है, उसका प्राइस था पहले 10 रुपया, ठीक है? तो उसको 100 लोग खरीदते थे। सपोज़ उस सामान का दाम हो गया 30 रुपया, तो उसी सामान को अब कितना लोग खरीद रहे हैं? 70 लोग खरीद रहे हैं। सपोज़ उस प्राइस का दाम बढ़ गया और वो हो गया 50 रुपया, तो अब उस सामान को खरीदने वाले क्या हो गए? कम हो गए। अब उस सामान को 30 लोग खरीद रहे हैं। जो ये प्राइस बढ़ रहा है और जो डिमांड है वो कम हो रहा है, इन दोनों के बीच जो रिलेशन होता है, मतलब जो ये कर्व, जो ये डायग्राम से बताया जाता है, उसी को हम लोग फंक्शन कहते हैं। मतलब अगर प्राइस बढ़ रही है तो उसका डिमांड कम हो रहा है। अगर उसका डिमांड कम हो रहा है तो सिर्फ प्राइस नहीं, उसका क्वालिटी भी डिपेंड करता है, उसका मार्केट में अवेलेबिलिटी भी डिपेंड करता है। तो यही बोल रही हूँ कि अगर कोई वस्तु का प्राइस बढ़ रहा है तो उसका लोगों की मांग में क्या परिवर्तन आ रहा है, लोगों की डिमांड में क्या परिवर्तन आ रहा है, जो ये परिवर्तन आता है, इन दोनों के बीच एक विशिष्ट रिलेशन को ही बताता है फंक्शन। ठीक है? तो फंक्शन क्या है? क्लियर हो गई? फलन वस्तुओं के मूल्य, मतलब वस्तुओं का जो प्राइस है, वस्तुओं की अवेलेबिलिटी, वस्तुओं की डिमांड आदि के बीच एक विशिष्ट संबंध को बताता है। ये कहलाता है हम लोग का फलन। तो हम लोग को समझ में आ गया कि फलन किसे कहते हैं, फंक्शन किसे कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं जो ये सामान है, मतलब जो ये वस्तु है, वो आखिर में बनती कैसे है, मतलब इसका प्रोडक्शन कैसे होता है। प्रोडक्शन क्या होता है, मैं ये आपको बेसिक सा इंट्रोडक्शन पहले ही बता चुकी हूँ कि किसी भी सामान को प्रोडक्शन करने के लिए हम लोग को 3 फैक्टर्स का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। पहला हो जाता है लैंड, दूसरा हो जाता है लेबर, तीसरा हो जाता है कैपिटल। तो अभी हम लोग प्रोडक्शन उन सब फैक्टर्स का बात यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। इसमें हम लोग समझेंगे कि ये जो वस्तु है वो बनता कैसे है, मतलब इसका इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। अब आप बोलेंगे ये इनपुट और आउटपुट क्या होता है। सपोज़ आपको ब्रेड खाना है, ठीक है, लेकिन ब्रेड बनता कैसे है? ब्रेड गेहूं से बनता है। ये हो गया आपका इनपुट और आउटपुट। मतलब सपोज़ आपको भूख लगी है, आपको भात खाना है, तो भात क्या है? हम लोग का एक वस्तु कहलाता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? ये हम लोग की बेसिक नीड्स को पूरा कर रहा है। मतलब भात हम लोग के लिए एक बेसिक नीड है, ये इसके बिना हम लोग नहीं रहने वाले हैं, ये हम लोग का भोजन है। तो भात क्या हुआ? भात हम लोग की बेसिक नीड है। तो नीड क्या हुआ? ये एक हम लोग का वस्तु है। तो सपोज़ आपको भात खाना है, आप क्या करेंगे? सबसे पहले चावल को लेंगे, उसको, आप लोगों को भात तो बनाना आता ही होगा, तो उसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? चावल को लेते हैं, उसको अच्छे से धो देते हैं। धोने के बाद क्या करते हैं? एक पतीले में उसको डाल देते हैं पानी के साथ, फिर उसको गैस पे चढ़ा देते हैं। फिर वो क्या करता है? पकता है। पकने के बाद जो चावल है वो भात में कन्वर्ट होता है। मतलब चावल क्या है? हम लोगों का इनपुट है कि हम लोग चावल डालें, ठीक है, और जो चावल पकने के बाद जो भात बनकर रेडी हुआ वो हम लोग का आउटपुट कहलाता है। तो वस्तु का इनपुट और आउटपुट क्लियर हो चुकी है। वस्तु का इनपुट और आउटपुट क्या होता है? अगर किसी वस्तु को बनाने के लिए हम लोग जो सामान डालते हैं, जो सामान यूज़ करते हैं, जिसके बदले में
दूसरा सामान रेडी होता है, जैसे हम लोग को ब्रेड खाना है तो ब्रेड कैसे बनता है, गेहूं से। गेहूं क्या करते हैं हम लोग, मशीन में डालते हैं, वो मशीन उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद जो ब्रेड बनकर रेडी हो जाता है वो हम लोगों का आउटपुट कहलाता है। तो इनपुट और आउटपुट क्या है ये समझ में आ गई होगी। मैं एक बार फिर से रिकैप करा देती हूँ सब कुछ कि फलन, तो क्या हम लोग पढ़ रहे थे, फलन। फलन क्या है, फलन वस्तुओं के बीच उसका प्राइस, वस्तुओं का डिमांड, वस्तुओं की अवेलेबिलिटी आदि के बीच एक विशिष्ट रिलेशन को बताता है। मतलब अगर कोई वस्तु का प्राइस बढ़ रहा है तो उसका डिमांड पे क्या असर होता है, इन सब चीज़ों के बीच एक रिलेशन को बताता है। क्लियर। अब ये जो वस्तु है वो बनता कैसे है, वस्तु बनता है इनपुट और आउटपुट के प्रोसेस से। अब ये इनपुट क्या होता है, इनपुट कोई भी वस्तु बन रहा है तो उसको उस वस्तु को तैयार करने के लिए जो भी हम लोग इंग्रेडिएंट्स उसमें ऐड करते हैं वो हम लोग का इनपुट कहलाता है। और जो उस सब चीज़ ऐड करने के बाद जो वो प्रोसेस होता है, मतलब जो वो पकता है, बन जाने के बाद जो रेडी होकर हम लोग के सामने आता है वो हम लोग का आउटपुट कहलाता है। क्लियर। अब ये जो वस्तु है मतलब जो सामान है उसमें जो चेंजेस हो रहा है, जैसे अभी मैं बताई थी कि अगर प्राइस चेंज हो रहा है, अगर किसी वस्तु किसी सामान का प्राइस चेंज हो रहा है तो उसका डिमांड भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो वस्तु का अगर कोई प्राइस चेंज हो रहा है या उसका डिमांड चेंज हो रहा है तो हम लोग इसे इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में, मतलब कोई वस्तु का प्राइस चेंज हो गया तो चेंज वर्ड यूज़ ना करके हम लोग उसको करते हैं वेरिएबल, मतलब इसे हिंदी में बोलते हैं चर। तो चर किसे कहते हैं, मतलब वेरिएबल किसे कहते हैं, वस्तु में किसी भी तरह का परिवर्तन, वस्तु में किसी भी तरह का चेंजेस हो, जैसे वो अगर प्राइस में ही चेंज हो, उसका क्वालिटी में ही चेंज हो, उसका मार्केट में अवेलेबिलिटी में ही चेंज हो, उसका मार्केट में डिमांड में ही चेंज हो, मतलब उस सामान में किसी भी तरह का चेंज हो तो उस चेंज को हम लोग इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में चेंज ना कहकर उसे वेरिएबल कहते हैं, मतलब उसे चर कहते हैं। अब ये जो वेरिएबल है ये भी दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे कहते हैं इंडिपेंडेबल, मतलब फर्स्ट क्या है, इंडिपेंडेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं स्वतंत्र चर। और दूसरा होता है डिपेंडेंट, मतलब आश्रित चर। वेरिएबल किसे कहते हैं, वेरिएबल एक कोई भी सामान में किसी भी तरह का अगर चेंजेस हो रहा है तो उसे चेंजेस ना कहकर इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में वेरिएबल कहते हैं, जिसे हिंदी में चर कहते हैं। और ये जो वेरिएबल है ये भी टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट वन इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र चर, सेकेंड वन डिपेंडेंट मतलब आश्रित चर। अब ये डिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र चर क्या होता है, सपोज़ मैं एक बिजनेस वुमेन हूँ, ठीक है, मेरा एक कंपनी है, मेरा खुद का कंपनी है, मैं ब्रेड का प्रोडक्शन करवाती हूँ, मतलब मेरा ब्रेड का बिज़नेस है, ठीक है। अब क्या करूँ, ब्रेड का दाम मैं कम करूँ या बढ़ाऊँ, ये मेरी अपनी मर्ज़ी है। मैं ब्रेड का दाम कम करूँ या उसे ज़्यादा कर दूँ, ये मेरी अपनी मर्ज़ी है। तो ये क्या हुआ, स्वतंत्र हो गया। मतलब जो भी सपोज़ मेरी एक कंपनी है, उस कंपनी में मैं ब्रेड का मेरा कंपनी है, ठीक है, उस ब्रेड का दाम मैं मार्केट में कम करूं या उसको बढ़ा दूं, ये मेरी अपनी इच्छा है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ब्रेड का दाम कम हो गया तो क्या होगा, लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे और इससे मेरा प्रॉफिट कम होगा। अगर ब्रेड का दाम बढ़ गया तो इससे क्या होगा, लोग इसे कम खरीदेंगे और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लॉस मेरा होगा। मतलब कुछ भी हो इसमें इसमें मैं इन्वॉल्वमेंट हूँ, मेरे मतलब मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं अपने अनुसार कुछ भी कर सकती हूँ, तो ये कहलाता है इंडिपेंडेंट। अब डिपेंडेंट क्या होता है, डिपेंडेंट मतलब मुझे किसी के ऊपर निर्भर रहना है। सपोज़
गवर्नमेंट किसी चीज़ का प्राइस अगर बढ़ाने की सोच रही है तो उसको सब कुछ देखना होगा कि लोगों की इनकम कितनी है। अगर मैं इस सामान का दाम बढ़ा दूंगा तो लोग इसे खरीदेंगे या नहीं, लोगों की जीविका पर क्या असर पड़ेगा, ये सब चीज़ गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। तो ये क्या है, गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट लोगों पर निर्भर है। तो इंडिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, अपने अनुसार प्राइस ज़्यादा कर देना, प्राइस कम कर देना, कुछ भी करना, मतलब इंडिपेंडेंट अपने अनुसार। और डिपेंडेंट मतलब अगर हम लोग सामान में किसी भी तरह का चेंजेस कर रहे हैं तो हम लोग अपने अनुसार नहीं कर सकते हैं, बल्कि सारे फैक्टर्स को देखना पड़ेगा कि अगर सपोज़ गवर्नमेंट ही कर रही है तो गवर्नमेंट ही कर रही है तो वो देखेगी कि अगर मैं इस सामान का दाम बढ़ा दूंगा तो इससे लोगों की जीविका पर, लोगों की लिवलीहुड पर क्या असर पड़ता है। अगर मैं इसका दाम कम कर दूंगा तो इससे लोगों की जीविका पर क्या असर पड़ता है। मतलब अगर गवर्नमेंट कर रही है तो सारे फैक्टर्स को देखना पड़ रहा है, अगर मैं कर रही हूँ मतलब कोई इंडिविजुअल पर्सन कर रहा है तो उसको किसी भी तरह का फैक्टर्स देखने की ज़रूरत नहीं है, वो फ्री है, अपने अनुसार कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर वही चीज़ अगर गवर्नमेंट करे, अगर कोई और करे तो उसे सारे फैक्टर्स को देखना ज़रूरी है, मतलब ये लोगों पे डिपेंड है। क्लियर। तो हम लोग का फलन क्या है समझ में आ गई है। उसके बाद वस्तु का प्रोडक्शन मतलब इनपुट और आउटपुट कैसे होता है ये भी समझ में आ गया। और वस्तु के जो चेंजेबल रूप होता है उसको वेरिएबल कहते हैं, वेरिएबल्स भी समझ में आ गया। वेरिएबल 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्या है ये भी समझ गए, डिपेंडेंट क्या है ये भी समझ गए। तो मैं आपको पहले बोली थी कि ये फलन क्या होता है। फलन का यूज़ हम लोग किस तरह से करते हैं, फलन का यूज़ हम लोग ग्राफ्स के द्वारा, डायग्राम्स के द्वारा, लाइक दिस टाइप, इस तरह के डायग्राम्स के द्वारा हम लोग फलन बनाते हैं। तो फलन को किसी ना किसी एक यूनिट से डिनोट किया जाता है। तो फलन को डिनोट किया जाता है एफ के द्वारा। किससे द्वारा, एफ। एफ का मतलब होता है फंक्शन यानी फलन, और x का मतलब होता है स्वतंत्र चर। मतलब जो फलन है उसको f(x) से डिनोट किया जाता है। f का मतलब होता है फंक्शन, x का मतलब होता है स्वतंत्र चर मतलब इंडिपेंडेंट। ठीक है। तो आपको अगर पूछा जाए कि फलन को किससे डिनोट मतलब किससे व्यक्त किया जाता है तो आप बोलेंगे फलन को ये f(x) से डिनोट किया जाता है। क्लियर। मैं एक बार फिर से बता दे रही हूँ, जो ये फलन है इसको f(x) से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, डिनोट मतलब व्यक्त करते हैं। अब आप लोग बोलेंगे ये जो फलन है इसको f(x) से ही क्यों डिनोट करते हैं। तो f(x) से इसको डिनोट करने का एक कारण है, जैसे हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स में अगर हम लोग को उसका मान, किसी भी चीज़ का अगर मान नहीं दिया जाए तो हम लोग क्या करते हैं, x मान लेते हैं। तो सेम एज ये फलन का एक यूनिट ऐसे दिया गया है। तो जैसे मैं अभी बोल रही हूँ x का मतलब होता है स्वतंत्र चर। क्या होता है, स्वतंत्र चर। और f का मतलब होता है फंक्शन यानी फलन। और हम लोग क्या करते हैं, मैथ्स के टर्म्स में x y मान लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पे भी y मानेंगे। तो y का मतलब होता है ये आश्रित चर। मतलब x क्या है, इंडिपेंडेंट है, ये क्या है, डिपेंडेंट है। मतलब मैं ये जो बता रही हूँ ये मैथमेटिकली टर्म्स है, इसके लिए कोई अलग से प्रोसेस नहीं होता है, ये एज इट इज़ एज जो दिया गया है वैसे ही आपको पढ़ना होगा। तो क्या है, x क्या है, स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट है,
एफ का मतलब होता है फंक्शन, वाई हम लोग यहाँ पे लेट किए मतलब माने हैं ये आश्रित चर है। तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम लोग देखें तो क्या है, वाई डिपेंड्स ऑन एक्स। वाई क्या है, एक्स पे डिपेंड है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स। क्लियर, ये हम लोग का मैथ्स का टर्म है। ये जैसा है हम लोग को वैसे ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जो ये f है जब हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो f वहाँ पे इंक्लूड करना हम लोग के लिए ज़रूरी नहीं है। f यहाँ पे जस्ट ऑफ ऑल इसीलिए दिया गया है कि हम लोग फलन पढ़ रहे हैं, तो फलन को डिकोड करने के लिए f हम लोग को दिया गया है। ऐसे में अगर हम लोग देखें तो y इक्वल टू एक्स, समझ लीजिए y क्या है, y हम लोग का प्राइस है, तो x क्या है, x हम लोग का डिमांड है। मतलब क्या है, प्राइस हम लोग का डिमांड पे निर्भर है, y x पे डिपेंड है। तो क्लियर हो चुकी होगी हम लोग का ये टर्म्स। अब हम लोग पढ़ते हैं जो फलन का टाइप्स होता है। फलन के टाइप्स, फलन 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बोला जाता है, फर्स्ट को वक्र रेखा यानी कर्व लाइन। सेकेंड है स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा। थर्ड आ जाती है हम लोग का स्लोप यानी ढाल। मतलब फलन क्या है, एक डायग्राम्स के यूज़ किया जाता है, ग्राफ्स की तरह यूज़ किया जाता है। तो इसको भी तीन भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है कर्व लाइन, सेकेंड है स्ट्रेट लाइन, थर्ड है स्लोप। अब हम लोग एक एक करके समझते हैं कि इन सब चीज़ का यूज़ कैसे किया जाता है। हम लोग प्रैक्टिकली यहाँ पे समझेंगे, डायग्राम बना के समझाऊंगी मैं आप लोग को कि कैसे इनका यूज़ किया जाता है और कब यूज़ किया जाता है, और आखिर में कर्व लाइन होता क्या है। ठीक है, कर्व लाइन, जो ये कर्व लाइन है, इस कर्व लाइन के माध्यम से दो कारकों के रिलेशन को बताया जाता है। मतलब ये लाइन दो फैक्टर्स को बताता है, दो कारकों को बताता है। कौन कौन से वे दो कारक हैं, जैसे पहला, अगर किसी सामान का प्राइस चेंज हो रहा है तो उसका डिमांड में क्या असर पड़ रहा है। मतलब अगर प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कम हो रहा है। सेकंड, अगर प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ रही है। जो कर्व लाइन है वो दो फैक्टर्स को बताता है। कौन कौन से? फर्स्ट वन, अगर किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी सामान का प्राइस बढ़ रहा है तो उसका डिमांड कम हो रहा है, इसके बीच में रिलेशन को बताता है। दूसरा, अगर किसी प्रोडक्ट, किसी सामान का प्राइस बढ़ रहा है तो उसका डिमांड भी बढ़ेगा। किसी किसी में ऐसा होता है। अब इन दोनों के रिलेशन को बताता है। किस तरह से बताया जाता है मैं अभी आपको डायग्राम से बताऊंगी। सपोज ये हम लोग का डायग्राम है, जो हम लोग एक्स वाई का कॉन्सेप्ट पढ़े थे, जो डिनोट करने वाला, तो वाई हम लोग ऊपर लिखेंगे, यहाँ पे एक्स लिखेंगे, यहाँ पे ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे सब नंबर्स इंक्लूड होने वाला, तो ज़ीरो से ही हम लोग कुछ भी स्टार्ट करते हैं। सपोज कोई एक सामान है, उसका दाम है 4 रुपया। जब उस सामान का प्राइस 4 रुपया था तो उसका डिमांड कितना था, उसको कितने लोग खरीद रहे थे? उसको खरीद रहे थे 50 लोग। ठीक है। अगर किसी, सपोज उस सामान का दाम बढ़कर 8 रुपया हो गया, तब उस सामान को अब खरीद कितने रहे हैं? 40 लोग। सपोज फिर उस सामान का दाम बढ़ गया और बढ़कर 10 रुपया हो गया, तो अब उस सामान को खरीदने वाले कितने हो गए? 30 लोग।
मतलब ऊपर जो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये प्राइस है और ये डिमांड है। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे जैसे सामान का प्राइस बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे डिमांड क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो इसी तरह जो प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रहा है, ये जो लाइन हम लोग यहाँ से खींचेंगे, मतलब क्या, ये जो डिमांड की रेखा है, ये किसकी रेखा है, डिमांड की रेखा है। अगर प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम हो रहा है तो क्या हो रहा है, वो डाउनफॉल हो रहा है। अगर वो रेखा नीचे की ओर आती है यानी वो निगेटिव में जा रही है। अगर किसी चीज़ की डिमांड कम हो रही है तो क्या होगा, वो निगेटिव ही होगा, है ना। प्राइस बढ़ रहा है, उसका डिमांड कम हो रहा है, तो ये क्या है, ये निगेटिव स्लोप कहलाता है। क्लियर। सेम एज ऐसे ही होता है दूसरे फैक्टर में। यहाँ पे भी y लिखेंगे, यहाँ पे भी x लिखेंगे, यहाँ 0। सपोज किसी वस्तु का प्राइस 4 रुपये था, उसको खरीदने वाले थे 30 जन। सपोज उसी वस्तु का प्राइस 8 रुपये हो गया, उसको खरीदने वाले हो गए हैं अब 40 लोग। सपोज फिर से उस प्राइस का दाम 10 रुपये हो गया, उसको खरीदने वाले हो गए हैं अब 50 जन। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, जैसे ये प्राइस बढ़ रहा है डिमांड भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये जो रेखा है, इधर से अब जो रेखा जा रही है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा था, ऊपर से नीचे आ रहा था, डाउनफॉल हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, अपवर्ड हो रहा है, मतलब ऊपर से नीचे। ये क्या है, डिमांड की रेखा है। मतलब क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड भी बढ़ते जा रही है, तो ये हम लोग का कहलाता है पॉजिटिव। इसमें क्या है, प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रहा है, तो ये निगेटिव हो गया। और इसमें क्या है, प्राइस बढ़ रही है, प्राइस बढ़ते बढ़ते हुए भी हम लोग का डिमांड भी बढ़ रहा है, तो ये क्या है, हो गया पॉजिटिव हो गया। क्लियर। तो इन दोनों के रिलेशन में हम लोग क्या देखते हैं कि अगर प्राइस में चेंज हो रहा है तो उसका डिमांड में भी चेंज हो रहा है। ये जो लाइन से हम लोग इसको कर्व के रूप में ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं। ये जो लाइंस अब आपके अनुसार इसको स्ट्रेट भी कर सकते हैं, इसको कर्व भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया कर्व लाइंस। तो कर्व लाइन आपको समझ में आ गई होगी। इसका यूज़ हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर्स में करते जाएंगे कि कैसे डिमांड में क्या होता है, सप्लाई में क्या होता है, प्रोडक्शन कैसा होता है, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, हम लोग का क्या था, स्ट्रेट लाइन, मतलब सीधी रेखा। दूसरा क्या है हम लोग का, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। ये भी हम लोग को दो फैक्टर्स को बताता है। फर्स्ट वन होता है कि हम लोग का अगर प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब नो चेंज, लेकिन डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, ये हम लोग का फर्स्ट बताता है। सेकंड में हम लोग को बताता है अगर प्राइस चेंज हो रहा है, प्राइस चेंज हो रहा है तो डिमांड नो चेंज हो रहा है। मतलब इन दोनों फैक्टर्स को हम लोग को बताया जाता है। स्ट्रेट लाइन में कौन से फैक्टर्स बताए जाते हैं कि प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है लेकिन डिमांड में परिवर्तन हो रहा है, और दूसरा क्या है, प्राइस में परिवर्तन हो रहा है लेकिन डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब इसको किस तरह से बताएंगे, इसको भी उसी तरह से समझेंगे। जैसे फिर से हम लोग इसको एक डायग्राम बनाएं, फिर यहाँ पे y, यहाँ पे x, यहाँ पे 0। ठीक है, सपोज किसी वस्तु का प्राइस हम लोग का 10 रुपया है, वो पहले 50 लोग लेते थे, फिर आगे बढ़कर उसका दाम, उसको खरीदने वाले 60 लोग हो गए, फिर आगे बढ़कर क्या, उसको खरीदने वाले 70 हो गए। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस वही है लेकिन जो डिमांड है वो बढ़ते जा रहा है। देखिए ये जो सीधी रेखा है इसको हम लोग कहते हैं, मतलब जो प्राइस है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है लेकिन जो हम लोग का डिमांड है वो बढ़ते जा रहा है। मतलब जो ये सीधी रेखा है, मतलब स्ट्रेट लाइन किसको बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन उसी को बोलते हैं जो ये
खड़ा हुआ लाइन है, जो ये लेटा हुआ लाइन है, जो लेटे हुए लाइन के बराबर हो भी सकता है और खड़े हुए लाइन के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, ये हम लोग का कहलाता है फर्स्ट टर्म्स। मतलब प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है लेकिन उसका डिमांड चेंज हो जा रहा है। सेकंड है हम लोग का प्राइस में चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। जैसे सपोज़ कोई वस्तु का दाम था 4 रुपये, ठीक है, उसको लेने वाले कितने थे? सपोज़ उसको 10 लोग ले रहे थे, ठीक है, नहीं ये इसको कर लेते हैं 40 लोग ले रहे थे, ठीक है। सपोज़ उस वस्तु का दाम 8 रुपये हो गया, उसको लेने वाले भी वही 40 लोग ही हैं। उस वस्तु का दाम 10 रुपया हो गया, उसको लेने वाले भी क्या है? 40 लोग ही है। मतलब क्या हो रहा है कि प्राइस में चेंज हो रहा है, प्राइस में चेंज हो रहा है लेकिन जो डिमांड है वो उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो ये क्या है? फर्स्ट हम लोग देखे थे, ये नीचे जो लेटी हुई लाइन है उसके बराबर एक लाइन आ गई, और सेकंड में हम लोग देख रहे हैं जो लंबी जो खड़ी हुई लाइन है वो दूसरे में बराबर हो गई। इसका मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन हम लोग को ये बताता है कि फर्स्ट में ये 2 फैक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है। पहला, अगर प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है, अगर प्राइस में कोई परिवर्तन हो रहा है तो डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जैसे सपोज़ हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं गोल्ड, सोना का दाम सपोज़ मान लीजिए 60,000 रुपये है। क्या है? गोल्ड का प्राइस कितना है? 60,000 रुपये। अगर सपोज इसका प्राइस बढ़कर 60,200 हो गया तो क्या लोग सोना खरीदना कम कर देंगे? नहीं होगा ना, क्योंकि अगर कोई इंसान 60,000 रुपया दे सकता है तो वो 200 रुपया ऑलरेडी दे सकता है, ऑफकोर्स दे सकता है। इसलिए इसका यहाँ पे क्या हो रहा है? गोल्ड के रिलेशन में उसका प्राइस बढ़ रहा है तो उसका डिमांड जैसे का वैसा ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। भले ही प्राइस में चेंज हो रहा है लेकिन उसका डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो इसी के चलते हम लोग का फर्स्ट टर्म कर्व लाइन, सेकेंड टर्म स्ट्रेट लाइन क्लियर हो चुकी है। अब हम लोग पढ़ते हैं हम लोग का तीसरा जो लास्ट है, ढाल मतलब स्लोप। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं देखा जाता है, बल्कि स्लोप जो कर्व लाइन है और जो स्ट्रेट लाइन है इन दोनों का मिक्सचर ही कहलाता है। मतलब ये फाइनेंशियल मतलब इकोनॉमिक्स को मापने के लिए किया जाता है। किसी भी इसका प्रयोग आर्थिक सिद्धांत में किया जाता है। मतलब अगर पैसा कम हो रहा है, घट रहा है, नेगेटिव में जा रहा है या कोई चेंज नहीं हो रहा है, इन सब में देखा जाता है। जैसे सपोज़ स्लोप्स पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव में देखा जाता है, ये निगेटिव में देखा जाता है कि उसका फाइनेंशियल रिकॉर्ड कैसा है, और फिर कोई चेंज भी नहीं होता है इसमें, जो मैं अभी बताई थी गोल्ड का एग्जांपल देके। फिर इनफाइनाइट होता है, मतलब जो जैसा है वैसा ही रहता है। तो पॉजिटिव में क्या होता है? अगर कोई कर्व लाइन, यहाँ पे फिर वही होगा, कर्व लाइन अगर ऊपर से नीचे आ रही है, जो हम लोग कर्व में सिखाई थी मैं आपको, कि अगर कोई भी लाइन, अगर कोई भी रेखा ऊपर से नीचे मतलब डाउनफॉल आ रही है तो वो हम लोग का कहलाता है ये निगेटिव, सॉरी इसको पॉजिटिव में इनकर कर दी, निगेटिव कहलाता है। ठीक है, अगर कोई रेखा ऊपर से नीचे जा रही है, जो मैं आपको बताई थी कर्व लाइन में, जो डिमांड की जो रेखा है वो ऊपर से नीचे जा रही है, मतलब नीचे से ऊपर जा रही है, तो वो हम लोग को कहलाता है पॉजिटिव। मतलब अगर डिमांड कम हो रही है, डिमांड की रेखा हम लोग का अगर नीचे आए तो वो कम हो रही है, यानी वो नेगेटिव में जा रही है। अगर डिमांड की रेखा ऊपर जाए यानी बढ़ रहे, तो वो हम लोग का पॉजिटिव कहलाता है। और नो चेंज क्या होता है? नो चेंज होता है हम लोग का, जैसे मैं अभी बताई आपको कि प्राइस एकदम चेंज नहीं हो रहा है, तो वो रेखा ऐसी जाएगी, तो वो हम लोग का नो चेंज कहलाता है। मतलब क्या है? डिमांड में चेंज हो रहा है लेकिन प्राइस में कोई बदलाव नहीं हो रहा है,
तो वो क्या हो गया, हम लोग का नो चेंज कहलाता है। इन्फिनाइट मतलब क्या होता है, इन्फिनाइट में वो हम लोग काउंट करते हैं, जो अभी मैं गोल्ड का ये बोली एग्जाम्पल के थ्रू बोली कि हम लोग का प्राइस चेंज हो रहा है लेकिन हम लोग का डिमांड वैसे का वैसा ही है। प्राइस हम लोग का चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड में कोई चेंज नहीं होता, ये हम लोग का कहलाता है इन्फिनाइट। तो स्लोप्स क्या है, 4 तरह के होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव, नो चेंज, इन्फिनाइट। पॉजिटिव में क्या होता है, पॉजिटिव में अगर कोई डिमांड रेखा नीचे से ऊपर जाती है तो वो पॉजिटिव कहलाती है। निगेटिव में डिमांड रेखा अगर ऊपर से नीचे आती है तो वो हम लोग का निगेटिव कहलाती है। और नो चेंज क्या होता है, प्राइस में अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वो नो चेंज कहलाता है। और इन्फिनाइट क्या है, प्राइस में चेंज होता है लेकिन वो डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वो हम लोग का इन्फिनाइट कहलाता है। मतलब स्लोप क्या है, जो हम लोग का फर्स्ट के जो 2 टर्म्स होते हैं, जो हम लोग का कर्व्ड लाइन और स्ट्रेट लाइन, उन सब चीज़ का मिक्सचर को ही हम लोग स्लोप्स में पढ़ते हैं। तो ये रही आपकी पूरी चैप्टर। इस चैप्टर में बस इतना ही पढ़ना है। अब इस चैप्टर का अप्लाई हम लोग को अपने बाद के जो भी चैप्टर्स हैं उनमें करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को अपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर इससे जो भी अभी तक मैं पढ़ाई हूँ, अगर किसी भी टॉपिक पे, किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर किसी भी मतलब डाउट हो तो उसको ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। मैं जल्द से जल्द उसको बताने की कोशिश करूँगी। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।